नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि आज मैं रिव्यू करूंगा प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया एक अनोखा उपन्यास जिसका नाम है वरदान। और ये सच में एक है मास्टर स्ट्रोक। 183 पेजेस का ये उपन्यास है और उसे पब्लिश किया है मैपल प्रेस ने। अगर आप इसे ऑनलाइन भी मंगाना चाहते हैं तो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू बहुत आसानी से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कहानी वरदान, दो प्रेमियों की दुख भरी कथा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बनारस शहर से। करीब आधी रात हो चुकी थी और गंगा नदी के तट पर एक अष्टभुजा देवी का मंदिर था और उस मंदिर में स्वामा नाम की एक औरत सफेद कपड़ों में देवी के सामने घंटों से बैठी थी। अगले कुछ क्षणों में वो बोल पड़ी कि माँ, पिछले 20 सालों में ऐसा कोई मंगलवार नहीं किया जिसमें मैंने तुम्हारा ध्यान न किया हो, तुम्हारे चरणों का ध्यान न किया हो। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहां मैं न गई, ऐसी कोई पूजा अर्चना नहीं है जो मैंने न की, मगर अभी तक तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी और तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। और कहते कहते उसको थोड़ी सी मूर्छा आ गई, मतलब वो बेहोश थी। उसके कानों में माँ की आवाज सुनाई पड़ी, बोलो तुम क्या चाहती हो? पैसा चाहती हो, शिक्षा चाहती हो, बल चाहती हो, क्या चाहती हो? तो स्वामा ने बड़े अनोखे ढंग से कहा कि नहीं माँ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक सपूत चाहिए, एक ऐसा सपूत जो देश का उपकार करे। माँ ने कहा तुम धन्य हो, ऐसा ही होगा। तो बेसिकली ये था कट 1। दोस्तों, चलिए अब चलते हैं कट 2 पार्ट पे। मुंशी शालीग्राम की बनारस में रईसों में गिनती हुआ करती थी। पेशे से तो वो वकील थे, मगर पैतृक संपत्ति भी काफी थी उनके पास। मगर जितने रईस थे उतने ही ज्यादा उदार थे, क्योंकि जितना भी वो कुछ कमाते थे ना, उससे ज्यादा वो साधु और महात्माओं की सेवा में खर्च कर दिया करते थे और उनका मन भी वैराग्य में बहुत ज्यादा लगता था। हालांकि बहुत से लोग जानते होंगे वैराग्य का मतलब, लेकिन मैं फिर भी उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैराग्य का मतलब होता है अपने परिवार को छोड़ करके ईश्वर में अपना मन लगाना और अपने घर का त्याग कर देना, भगवान की शरण में चले जाना, इसे कहते हैं वैराग्य। तो वैराग्य के बारे में इतना ही समझना ठीक होगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा चर्चा करेंगे या समझने बैठेंगे तो कहानी से बहुत दूर निकल जाएगी। तो मुंशी शालीग्राम का वैराग्य में भी काफी मन लगता था और मुंशी शालीग्राम को बच्चों से भी बहुत प्यार था। उनके घर के आसपास के सारे बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब उसका खुद का पुत्र हुआ तो फिर क्या हाल हुआ होगा। जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मतलब जब उनके घर बेटा पैदा हुआ, तो उन्होंने सांसारिक सारे काम छोड़ दिए, मतलब सारे काम काज छोड़ करके सिर्फ अपने बच्चे के साथ लगे रहे। उसी के साथ उठना, उसी के साथ बैठना, उसी को खिलाना, उसी को पिलाना, उसी के साथ खेलना। उन्होंने एक तरीके से सारे काम छोड़ दिए। उनकी धर्मपत्नी स्वामा ने उस पुत्र का नाम रखा प्रतापचंद। देखने में वो बहुत खूबसूरत था और उसके माथे से तेज टपकता, मतलब देखने में वो काफी तेजस्वी लगता। और देखते देखते 6 साल बीत गए और इधर प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ था और पूरे देश से काफी साधु महात्माओं का आगमन हुआ। तो मुंशी शालीग्राम जी का भी मन लहका और उन्होंने अपनी पत्नी स्वामा से कहा चलो हम लोग भी मेला देख आते हैं। मगर स्वामा ने मना कर दिया, क्योंकि ऐसी जगह पे उसका मन घबराता था। मगर मुंशी शालीग्राम जी का मन वहीं पर था। उन्होंने कहा स्वामा देखो, स्वामी परमानंद भी आए और मेरी उनसे मिलने की बहुत इच्छा है, तो मैं एक बार उस मेले में होकर के आता हूँ। ना चाहते हुए भी स्वामा कुछ न कर पाई और उसने बेमन से मुंशी शालीग्राम जी को इजाजत दे दी उस मेले में जाने। और मुंशी शालीग्राम जी अगले ही पल निकल पड़े प्रयागराज के। दिन पे दिन बीतने लगे और हुआ वही जिसका डर था, मुंशी शालीग्राम जी नहीं लौटे। पूरे शहर में हल्ला हो गया कि मुंशी शालीग्राम जी लापता हो गए और वो घर नहीं लौटे। इस घटना से शहर के जितने भी चित परिचित लोग थे वो लोग काफी दुखी थे, मगर उनसे भी ज्यादा दुखी वो साहूकार लोग थे जिनका कर्ज था मुंशी शालीग्राम जी के ऊपर। इधर मानो स्वामा के ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा, क्योंकि एक तरफ था छोटा बच्चा और दूसरी तरफ था साहूकारों की कला। मगर स्वामा ने काफी जमीनें बेच करके साहूकारों का मोटा कर्ज चुका दिया, मगर उसकी खुद की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो और ऊपर से प्रताप भी अभी काफी छोटा, घर काफी बड़ा था, इसलिए उसने एक हिस्सा किराए पर मुंशी संजीवन लाल जी को दे दिया, जो कि शहर के एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे और उनका भी परिवार बहुत छोटा था। उनकी पत्नी जिनका नाम सुशीला देवी था और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था ब्रजरानी। और इधर धीरे धीरे सुशीला देवी भी प्रताप को बहुत प्यार करती थी। स्वामा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और घर का सारा काम भी अब उसी को करना पड़ता था, क्योंकि अब तो कोई नौकर भी नहीं बचा था और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो किसी नौकर चाकर को अपने घर पे रख सके। और देखते ही देखते वो बीमार से रहने लगे।
तो इधर प्रताप अभी काफी छोटा था, तो रोज स्कूल जाता था और शाम को बीरजन के घर खेलने चला जाता था। और कभी कभार बीरजन भी प्रताप के घर आ जाती थी खेलने के लिए। एक दिन पता चला कि सोमा को काफी तेज बुखार है, और ये बात वो प्रताप से छुपा नहीं पाई। और वो सिर्फ छोटा सा बच्चा जिसने सिर्फ इतना सुना था कि गंगा नदी के किनारे लाल बंगला है, वहां पे डॉक्टर साहब रहते हैं। मैंने अपनी माँ को बताया, वो उन्हें लेने पहुंच गया। तो ये बात सिर्फ बीरजन को पता थी, और वो सोमा के पास आकर के बैठ गई। शाम काफी ढल चुकी थी, इसलिए सोमा का मन काफी घबरा रहा था प्रताप के लिए। मगर थोड़ी देर में प्रताप डॉक्टर साहब को लेकर के घर आ गया। डॉक्टर साहब मुंशी शालिग्राम के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए दोस्ती के नाते उन्होंने फीस नहीं ली। हालांकि सोमा ने बड़ी संकोच के साथ उन्हें फीस देने की कोशिश की, मगर डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा के मना कर दिया और कहा कि प्रताप पैदल स्कूल जाता है तो उसे एक छोटी सी गाड़ी ला करके दे दें। अब अक्सर बीरजन भी सोमा की मदद के लिए घर आ जाया करती थी। एक दिन वो शाम को सोमा की सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी और मुस्कुराती जा रही थी। तो सोमा ने बड़े प्यार से पूछा, बीरजन क्या बात है? तो बीरजन शर्मा के बोली, कुछ नहीं। सोमा ने कहा, नहीं कोई तो बात है, चल जल्दी से बता मुझे। तो सब चाहते हुए बीरजन बोली, जब मेरा प्रताप से विवाह हो जाएगा ना, तब मैं इस घर में बहुत ही आनंद के साथ रहूंगा। अरे प्रताप तो तुम्हारे भाई जैसा है। तो बीरजन मुस्कुरा के बोली, क्या मुझे आप अपनी बहू नहीं बनाएंगी? तो सोमा ने हंस के कहा, चलो ठीक है, मैं प्रताप से बात करूंगी। मगर बीरजन ने सोमा पे काफी दबाव डाला इस बात के लिए कि वो प्रताप से अब इसके बारे में कोई चर्चा ना करे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कट 3 की। इधर डिप्टी श्यामा चरण की, जिनकी धाक भी शहर में कुछ कम न थी, मगर थे बहुत ही उदार स्वभाव और मुंशी शालिग्राम जी के अच्छे मित्रों में थे। उनकी पत्नी का नाम प्रेमवती था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा राधाचरण जो शादीशुदा था और रुड़की में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। बेटी का नाम था सेवती, जिसका विवाह पहले ही प्रयागराज में हो चुका था। और उनके सबसे छोटे बेटे का नाम था कमलाचरण, जो कि सबसे नालायक। उसे पढ़ाई को छोड़ करके ना सारे शौक, खाने पीने से लेकर के जुए तक और जुए से लेकर के कबूतरबाजी तक। उसकी उम्र करीब 15 साल की हो चुकी थी। मिलने के लिए एक दिन प्रेमवती ऐसे ही सोमा के घर पहुंची। वहां पर उसकी मुलाकात ब्रजरानी से हुई। अब ब्रजरानी भी 13 साल की हो चली थी। अचानक से प्रेमवती का मन लहका कि काश ये मेरे घर की बहू बन जाए, तो कमला की भी जिंदगी संवर जाएगी। और देखते देखते ये रिश्ता उसने सुशीला, जो कि ब्रजरानी की माँ थी, उसको दे डाला। हालांकि सुशीला के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हर कंडीशन में हर तरफ से प्रेमवती का खानदान उनसे काफी ऊंचा। तो उन लोगों ने भी तुरंत हाँ कर दिया। तो फिर क्या था, दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। दोनों घरों में महरियों महाराजियों का आना जाना शुरू हो चुका था। सभी लोग बहुत खुश थे और सोमा और सुशीला दोनों मिलकर के सुबह से लेकर के रात तक शादी की तैयारियों में लगे रहे। मगर 2 लोगों पर बिजलियां गिर चुकी, क्योंकि बीरजन ने प्रताप के अलावा किसी का ध्यान किया ही नहीं था और उधर प्रताप को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसे जैसे तैयारियां बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे प्रताप ने भी बीरजन से बात करना लगभग खत्म सा कर दिया था। और उधर बीरजन ने भी रो रो के अपना हाल बिगाड़ लिया था। हालांकि सोमा को अंदाजा था इन दोनों की दशा का, मगर अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो कुछ बोल नहीं सकती थी। दोस्तों अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आगे क्या हुआ होगा। क्या बीरजन और प्रताप एक दूसरे को समझ पाए होंगे? क्या उनके माँ बाप उनकी मनोदशा को समझ पाए होंगे? क्या बीरजन की शादी कमलाचरण से हो गई होगी? क्या हुआ होगा दोस्तों इसके आगे? इसे हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों ये जो उपन्यास है ना, काफी शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। तो हो सकता है जो आज की यंग जनरेशन है, यूथ है, उसे पढ़ने में अच्छा ना लगे, उसे इंटरेस्ट ना आए। तो इसलिए मैंने सरल भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश की। तो दोस्तों अब इंतजार कीजिए पार्ट 2 का, और तब तक दीजिए अपने दिमाग पर जोर। और मैं लेता हूं आपसे विदा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज तुरंत बटन दबा करके इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए।